अस्सलाम वालेकुम। मैं हबीब जमाली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अपना बिजनेस हबीब जमाली के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में किसी प्रोडक्ट के बारे बारे में मालूमात नहीं दिया जाएगा आपको, बल्कि उससे बढ़कर कई गुना फायदे की बातें आपको बताई जाएंगी जो कि नए बिजनेस स्टार्ट करने वाले दोस्तों के लिए है। तो बहुत सारे दोस्त अक्सर बहुत सारे सवालात करते हैं कि हम कितने रकम से बिजनेस स्टार्ट करें और क्या प्रोडक्ट पे हम बिजनेस करें और कैसे करें, किस एरिया में करें। तो इंशाल्लाह ताला इस बारे में मुकम्मल आगाही आज की वीडियो में होगी। जुड़े रहिएगा वीडियो में आखिर तक। अच्छा दोस्तों, बिजनेस में जो है दो अहम पॉइंट है, सबसे ज़रूरी दो बातें। कुछ चीज़ें बिजनेस में करने के हैं और दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें नहीं करने के हैं। बस ये दो चीज़ें हैं जिस पे पूरा बिजनेस चलता है कि क्या आपने करना है, क्या नहीं करना है। अगर ये आप समझ जाएं, सीख जाएं, तो आप एक इंशाल्लाह ताला कामयाब बिजनेसमैन का बन जाएंगे। तो तीसरी बात इसमें ये ऐड हो सकती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अभी नहीं करने होते हैं, वो एक वक्त और एक टाइम पे करने होते हैं, या कुछ चीज़ें अब कर रहे हैं आप और एक टाइम एक वक्त पे आपको वो चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं। तो ये तीसरी चीज़ होती है। अगर इस चीज़ को आप सीख जाएं, समझ जाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपके बिजनेस में आपको कोई लॉस नहीं होगा। वो क्या चीज़ें करने हैं, क्या चीज़ें नहीं करने हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा मुकम्मल तौर पर। अच्छा, जहाँ तक इस्लाम का भी नज़रिया अगर आप देखें, ये मेरी अपनी सोच है कि आप इस्लाम में भी ऐसी काफ़ी चीज़ों से अल्लाह पाक ने हमें मना फरमाया है कि ये नहीं करना है, काफ़ी चीज़ें हैं कि करने हैं। जैसे हमें कहा गया नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो, और जो गुनाह है कि काफ़ी सारे चीज़ें हैं, सूद ना खाओ, शराब ना पियो, किसी का हक ना खाओ। तो कुछ चीज़ों से रोका गया कि ये नहीं करने हैं। और कुछ चीज़ें जो करने भी हैं लेकिन वक्त पे करने हैं, जैसे 5 वक्त की नमाज है, वो वक्त के हिसाब से करना है। रोज़ा है तो वक्त के साथ वो एक वक्त पे रमजान में रोजे रखने हैं। सबसे पहले तो ये चीजें आप जान लें कि कौन से काम आपने नहीं करने हैं। करने के बाद चीजें बाद में, पहले नहीं करने वाले समझ लें कि जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ता है एक बिजनेसमैन को। नहीं करने वाले काम में सरे फहरिस्त सबसे जो अ, ज्यादा लोग नादानी करते हैं, जो कर गुजरते हैं, वो ये होती है कि वो अपना रकम, अपना पैसा अपने किसी और जान पहचान वाले को, किसी दोस्त को, किसी अजीज रिश्तेदार को, या अपने खानदान के किसी फर्द को, भाई को, किसी को दे देते हैं बिजनेस करने के लिए, जो कि अगला बंदा आपको हमेशा लॉस देता है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि आपने किसी को भी कोई रकम बिजनेस करने के लिए नहीं देना है जब तक कि आप उसके साथ शामिल नहीं हैं, आप मौजूद नहीं हैं बिजनेस के, आप भी खुद देखभाल नहीं कर रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगला बंदा तो पूरी ईमानदारी से, नेक नियति से आपके बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बिजनेस उसके बावजूद भी उसकी बस में नहीं होती और वो ऐसे फैसले कर बैठता है जो कि उससे लॉस होता है। और बाज़ औक़ात अगला बंदा जानबूझ के भी धोखा दे जाते हैं। और अगर अब उनके साथ अगर किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए भी एक पूरी तरतीब होती है, उसके लिए पूरी एग्रीमेंट बनता है, कुछ शराइत होते हैं, और अगले बंदे को परखना होता है कि क्या ये मेरे लगाए हुए बिजनेस को, मेरे लगाए हुए पैसे को सेव रख सकता है या नहीं। और अगर बिजनेस नहीं चलती है तो वो मेरे पैसे, मेरे रकम मुझे कैसे वापस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये एक अलग बहुत बड़ी लंबी टॉपिक है और इस पे नौइयत को, बिजनेस की और अगले बंदे को देख के ही उस पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बिजनेस चला सकता है कि नहीं। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं, अगर आपने वो चीज़ें सारी नहीं किए, पूरे रूल्स को फॉलो ना किया, तो यकीनन 90% चांस है
कि आपके बिजनेस को वो डुबो देगा और आपको उससे शदीद नुकसान पहुंचेगा, और इतना शदीद नुकसान भी पहुंच सकता है कि आप दोबारा कोई बिजनेस कर भी नहीं सकते हो। क्योंकि अक्सर लोगों के पास 2-4 लाख रुपए या कुछ रुपए जमा पूंजी होता है, और वो ऐसे ही छोटी मोटी रकम को किसी के साथ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो पहली बात यह है कि आपने खुद बजाते खुद आपने, अगर आपको बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और किसी से आप आपने मशवरा ना किया हो और मुकम्मल मालूमात ना लिया हो, तो आप इस तरह किसी के साथ इन्वेस्टमेंट ना करें। ये हुआ एक नहीं करने वाला काम। अच्छा, दूसरा जो है कि आप बगैर किसी को देखे, किसी को किसी भी आइटम के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए अपनी रकम ना भेजें, ना मुकम्मल रकम, ना एडवांस। मुझ समेत अगर आप मुझसे भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो मेरा ऑफिस कराची गुलशन मेमार में है। यहाँ आके आप मुझसे मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, टाइम लेके आए। मेरा दूसरा ऑफिस जो है हमारा शेरशाह बल्दिया टाउन इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ पे बीज की फैक्ट्री है, वहाँ पे आप मुलाकात कर सकते हैं। कोरंगी में हमारा फैक्ट्री है जहाँ पे पापड़ सलेटी बनता है, वहाँ चाहे वहाँ मुलाकात कर सकते हैं। और अंदरूनी के सिंध के लोग हैदराबाद में भी मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, वहाँ पे सलेटी की फैक्ट्री है। तो हमारे प्रोडक्ट लेने के लिए कोई भी एडवांस देना हो, आप खुद आ जाए मेरे पास, ऑफिस देखें, फैक्ट्री विजिट करें, चीज देखें, तब पेमेंट करें। या फिर आप अगर खुद नहीं आ सकते हैं तो आप अगर पंजाब के दूर दराज किसी शहर में हैं, केपीके में हैं, या बलूचिस्तान में हैं, सिंध के किसी कोने दूर में हैं, तो बहुत सारे लोग खुद नहीं आ सकते हैं, तो अपने किसी मैं उनको कहता हूँ कि भाईजान मेहरबानी करके अपने किसी जान पहचान वाले को भेज दो, वो आगे कंफर्मेशन करें, हाँ भाई ये बंदा यहाँ पे मौजूद है, इसके पास ये आइटम है। फिर वो खरीद के ले जाता है। फिर उसमें अगर कमी पेशी हो भी जाती है, कुछ सेल थोड़ा उस रेट पे नहीं होता है, कम ज्यादा जो होता है थोड़ा देर समय, तो वो भी एक बर्दाश्त के काबिल होता है। लेकिन दी गई आपकी मुकम्मल रकम अगर किसी अननोन आदमी को आप बेचते हैं, तो वो पूरे का पूरा डूब भी सकता है। आजकल बहुत सारे लोग चीटिंग कर रहे हैं, हत्ता यहाँ तक के जाली बिल्टियां भी बना के दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक पार्टी थी लाड़काने की, और उसको किसी ने कोई ईरानी शॉपर का लालच दिया बहुत सस्ते रेटों में। उसने कहा जी मैं आपको पेमेंट उस सूरत में भेजूंगा जब आप बिल्टी भेजोगे। उन्होंने कहा ठीक है। उनने जब वल्लाह वाला मल्ला जानते हैं, कोई बिल्टी उन्होंने प्रिंट करवाई, क्या जाली जो ट्रक का था उन्होंने नाम बताया, उसी नाम से उन्होंने बिल्टी प्रिंट करवा के उसको भेज दी तस्वीर, और पेमेंट ले ली। उसके बाद वो बंदा जो है फोन ही नहीं उठा रहे। अब उसको कहाँ ढूंढा जाए, अल्लाह भला वो आलम पाकिस्तान के किस कोने में कहाँ बैठा हुआ है। तो इस तरह दूसरी बात यह है कि आपने किसी को पेमेंट बगैर देखे नहीं भेजनी है। दो बातें हो गई है कि आपने किसी के साथ जब तक आपको पूरा हाव नाव मालूमात ना हो, तजुर्बा ना हो, आपने किसी के साथ इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं देने। और दूसरा ये है कि आपने बगैर देखे, प्रोडक्ट नहीं देखे हुए, बंदे से मुलाकात ना किए हुए, ऑनलाइन किसी को रकम नहीं भेजनी है। ये दो चीजें हो गई। अच्छा, तीसरी जो चीज है वो ये है कि किसी जो आपको तजुर्बा नहीं है ऐसे बिजनेस में पैसे ना लगाएं जहाँ पे आपकी बैलेंस एक आपकी रकम बॉन्ड हो जाए। बॉन्ड से मुराद के आप अगर होटल एक खोल रहे हैं तो उसमें आपकी बहुत सारी रकम, ज्यादातर रकम आपकी फंसती है कि फर्नीचर आपने खरीदा, आपने पतीली बर्तने खरीदे, आपने आपने एडवांस दी, खैर एडवांस तो फिर भी वापस हो जाती है। आपने लाइटिंग की, डेकोरेशन की, तो वो ये सारी चीजें अगर आपने 10 लाख रुपए की होटल खोली है तो उसमें 9.5 9 लाख रुपए तो आपकी इन चीजों में फंसे हुए होते हैं। बाकी 50,000 रुपये आपके राशन की सूरत में होती है जो कि आपकी सर्कल करती रहती है। ठीक है, तो ऐसा बिजनेस नहीं करें, क्योंकि उसमें आपके जो रोजाना 50,000 रुपये घूम रहे हैं, और अगर वो अ, आपका बिजनेस ना चला, एक महीना अगर आप एक किसी को दे रहे हैं रोजाना, कारीगर को, लेबर को 5,000 रुपये अगर दिहाड़ी दे रहे हैं, आपके पास 5 लोग भी 1,000 1,000 रुपये वाले होटल खोलने के लिए लाजमी होते हैं 5-6 बंदे। तो अगर आपने 5,000 भी दे रहे हैं, एक महीना आपने चलाया 1.5 लाख रुपये वो चला गया, 2 महीना आपने चलाया तो
3 लाख रुपए आपकी सैलरियों के मद में चले गई है, जो कि रिटर्न नहीं होंगे, लेबर ने लेना ही लेना है सूरत। और फिर आपने अगर 2 महीने बाद उसको वेंड अप किया, बंद किया, तो आपकी जितनी आपकी फर्नीचर है, जितने आपकी बर्तन वगैरह हैं, वो जहाँ आपने 8 लाख की खरीदी थी तो वो 4 लाख में बिकेंगे, चार नहीं तो हद से हद 5 में बिकेंगे, बहुत मुश्किल से। वो बिल्कुल औने पौने की कीमत पे बिकेंगे। और जो आपने 1-1.5 लाख रुपए की डेकोरेशन की है वो बेकार है, तंदूर है, कुछ ऐसी चीजें जो निकलेंगे नहीं। कहीं आपने कोई सीमेंट का कोई काम करवाया है, कोई क्वार्टर वगैरह बनाया है, वो आप तोड़ नहीं सकते हो, वो रह जाएगी। अगर कोई आपने लोहे की ग्रिल वगैरह लगाई है, कोई शेड वगैरह लगाई, वो भी आपकी रह जाएगी। तो इसमें आपकी ले दे के बड़े मुश्किल से अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए और 1-2 महीने में आपने बैंड अप किया है, तो समझ लें आपकी 50 से लेकर 80% रकम हर मुमकिन में डूबेगी ही डूबेगी। हत्ता कि कभी ऐसे भी हो जाता है कि बंदे ने 4-5 महीना चलाया, लगाई हुई रकम तो जाती ही जाती है, सो बंदा उल्टा और कर्जदार भी होता है। तो 20-25% ऐसे लोग भी डोस करते हैं इसमें, इस बिजनेस में, होटल के। और 75-80% ऐसे लोग होते हैं जो अपने रकम के 50%, 80%, 100% तो डुबोते ही डुबोते हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसमें ले दे के बचत तो बहुत कम है, अगर चल गया तो चल गया, नहीं चला तो लॉस ज्यादा है। आपको क्या करना है बिजनेस में, अपनी सेफ्टी देखनी है। बिजनेस अगर नहीं चलती है तो आप सेव कितना है, आपने सेफ्टी अपनी जो असल रकम है उसको सेव करने की सारी चीजें पॉलिसियां बनानी है कि मेरी रकम सेव कहाँ पे है। दूसरी बात यह है कि दूसरा इससे रिलेटेड, अगर आप आजकल देख रहे होंगे मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे और मुख्तलिफ लोगों से यह सुन रहे होंगे कि जी आप चॉकलेट की फैक्ट्री लगा लें, सिलेंटी की फैक्ट्री लगा लें, आप घर में बैठ बैठ के आप पापड़ पैक करें, आप मोमबत्तियां पैक करें, ये करें वो करें, ना जाने कितने हजारों आइटम आपको बताए जा रहे होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए आपको बस बताते रहे हैं, हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर हकीकत से ताल्लुक है भी, हो सकता है, मुमकिन है, ऐसा पॉसिबल है कि उनकी वो आइटम बहुत ज्यादा चल रही हो, लेकिन आपके साथ वो ना चले। अगर आप नहीं चला पा रहे हैं तो आपकी लॉस कितनी है फिर, आपकी जितनी मशीनरी है सारा जाया, 50% पे भी नहीं बिकेगी, कबाड़ पे जाएगी। आपकी जितने रॉ मटेरियल खरीदी है वो भी आपकी कचरे के भाव बिकेगी, या कुछ ऐसे आइटम होते हैं कि वो नहीं भी बिकते हैं। तो इस तरह आप क्या, ये इसमें भी आपने अगर 10-12 लाख रुपए लगाए हैं या 5 लाख लगाए हैं, या कुछ लोग कहते हैं यार 50,000 से स्टार्ट करो, उसमें भी 70-80% जो आपकी रॉ मटेरियल या मशीनरी या इस तरह की चीजें आपने खरीदी तो वो भी आपके जाया होंगे। होटल भी आप खोल सकते हैं, आप जो है कि आप मशीनरी फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका एक फिर वक्त है, किस वक्त पे आप किस पोजीशन पे आके वो लगाते हैं, तो वो भी आगे चलकर मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में आपको बता दूं, अगर वक्त ज्यादा ना लगा तो। अच्छा, अब क्या करना है आपने, अब आपने बिजनेस स्टार्ट कैसे करने हैं, करने क्या क्या चीजें, आपने कोई एक एटम, हद से हद 2 एटम ऐसे पकड़ने हैं जो आप रोज सेल करें, डेली परचेज करें, डेली सेल करें। अगर आप 20,000 रुपए की कोई चीज रोजाना खरीदते हैं और उसको शाम तक सेल करते हैं, अगले दिन फिर 20,000 का माल खरीदते हैं, तो आपके महीने में ये 30 दफा सर्कल करेगा आपका 20,000 रुपये, और उससे आपकी 6 लाख रुपए का बिजनेस हो सकता है। जी हाँ। दूसरे जानिब आप देखें कि आपने 10 लाख रुपए लगाया हुआ किसी होटल में, तो उसमें आपके 40-50 हजार रुपए की रोजाना सर्कल चल रही है, और यहाँ पे आपने जो है 20,000 रुपए लगाए, आप उसमें महीने में 6 लाख की बिजनेस कर सकते हैं। अगर 50,000 है तो 15 लाख की, अगर 1 लाख रुपए है तो 30 दफा घुमाए, आप 30 लाख रुपए का बिजनेस करेंगे। और अगर 30 लाख का भी नहीं हुआ तो कम से कम 1 लाख रुपए आपकी 2 दिन में घूमने चाहिए। 2 दिन में अगर आपने घुमाया तो 15 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया आपने। और अगर 2 महीना हो तो कम से कम इंतहा 3 या 4 दफा घूमना चाहिए, यानी कि 7.5 लाख या 10 लाख रुपए की बिजनेस आप 1 लाख से महीने में करें।
3 दिन में भी आपका सर्कल कर जाता है तो आप उससे महीने में 10 लाख की बिजनेस कर सकते हैं। और उसमें ये भी फायदा होगा कि अगर आपके 1 लाख रुपए का आपने माल खरीदा बना बनाया जिससे कोई भी प्रोडक्ट आपने एक सोचा, टारगेट सेट किया, अपने मशवरे मार्केट के देखे, मालूमात हासिल किए कि भाईजान ये माल मैं जो है इसको सेल कर दूंगा मैं 2 दिन में, ठीक है, और 1 लाख रुपए माल है 2 दिन में सेल कर दूंगा तो मुझे इसमें 20,000 रुपये बचेंगे। और आपने ये भी सोचा कि मेरा 1,000 रुपये का रोज का फ्यूल का इसकी सप्लाई का खर्चा है, ठीक है, आपने अभी टारगेट सेट किए 2 दिन में खत्म करने का और बच रहे हैं आपको 20,000 रुपये, यानी कि 18,000 रुपये की आपके पास बचत है। 18,000 की आपकी बचत है, 2,000 रुपये का खर्चा 2 दिन का निकाल के। अब अगर वो 2 दिन के जगह उसमें 4 दिन लग जाते हैं तो आपके 2,000 मजीद खर्च हो जाएंगे, 16,000 आपको बच रहे हैं। 6 दिन लगेंगे तो 14,000 रुपये लग रहे हैं। तो इस तरह अगर आप उसमें 7 दिन भी लगा लेते हैं तो आपके 7,000, 10 दिन भी लगा लें तो 10,000 रुपये यार आपका खर्च हो गया, बाकी आपको 10,000 रुपये फिर भी बच रहे हैं। अब ये देखेंगे कि आपका उसमें गुजारा हो सकता है नहीं हो सकता है। 10 दिन में आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं, महीने का 30,000 रुपये, तो ये बचत आपके लिए काफी है या नहीं है। तो आपने फिर देखा इस तरह, ये तो 30,000 एक मिसाल दिया जा रहा है, तो इसमें ये 80,000 का भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, प्रोडक्ट के ऊपर है और कितने रकम आपने लगाई है। आपने वो देखनी है कि यार 30,000 में मेरा गुजारा नहीं हो सकता है तो मैं इसको वाइंड अप कर लूँ। अभी वाइंड अप करेंगे 10 दिन में आपका माल सारा बिक के आपकी असल रकम भी आपके हाथ में आ गई है, 20,000 रुपये आपके पास बचत वाले पे आ गई है, जिसमें 10,000 रुपये आपका खर्चा हो गया, 10,000 रुपये आपने उसमें कमा भी लिया। अब आप चाहें उसको क्लोज कर लें, अब चाहें आप उसमें कुछ चीज़ें चेंज कर लें, अब आप चाहें कि उसको मजीद बेहतर करें, उसकी अच्छी मार्केट देखें, उसमें कुछ चीज़ें आगे आप बढ़ें, उसमें मेहनत करें, और आप चाहें तो ना करें। तो आपकी असल रकम तो आपके पास आ गई है ना, और उसके साथ प्लस आपको 10,000 रुपये भी मिल रहे हैं। तो ये होता है बिजनेस का तरीका। अब प्रोडक्ट क्या बेचनी है, कैसे बेचनी है, तो उसमें आपको एक दो प्रोडक्ट लेने, ठीक है, एक दो प्रोडक्ट जो आपको बेहतर लगे, आपके यहाँ मार्केट हो। ज्यादातर मुझसे जो लोग मशवरा करते हैं वो कन्फेक्शनरी के प्रोडक्ट, बिस्किट टॉफी के हवाले से करते हैं, तो मैं थोड़ा इस वीडियो में उसकी तरफ ही जाऊंगा। वैसे अगर इसके अलावा भी अगर हटके भी कोई बिजनेस करना चाहे, कोई प्रॉपर्टी के हवाले से, कोई कार सेल परचेज, कोई जर्नल आइटम, तो उसका भी मशवरा के लिए मुझे आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो में नंबर दी गई हुई है, और सुबह 9 से मेहरबानी करके शाम 9 तक कॉल करें। अगर अगर कॉल नहीं उठाया जाए तो वॉइस कर दिया करें, इंशाल्लाह जवाब जरूर मिलेगा आपको। अच्छा, तो कन्फेक्शनरी के हिसाब से मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। कन्फेक्शनरी के जो आइटम है, टॉफ़ी, बिस्किट, चालिया, सूप सोपारी वगैरह, उसमें आप एक दो आइटम ले लें। आप अगर बिस्किट लेते हैं तो सिर्फ बिस्किट ही लें, ठीक है, चाहे आपके पास 10 कंपनियों की बिस्किटिंग हो और 50-60 वैरायटी हो, ठीक है, लेकिन उसमें पापड़ या सूप सोपारी या और चीज मिक्स ना हो। ये याद रखें, कोई और आइटम ना हो, एक आइटम में कितना भी वैरायटी हो। दूसरा, अगर आप स्वीट सोपारी पे करते हैं तो आपके पास स्वीट सोपारी होनी चाहिए, भले आपके पास 2 4 5 कंपनी का हो, कम से कम हो तो अच्छी बात है, ज्यादा हो तो वो भी सही है। आपने फिर उसमें भी कोई और चीज फिर ऐड नहीं करनी है, सही। तो इस तरह से आपने पापड़ लेने तो पापड़ पे बिजनेस करें। उससे होगा क्या, उससे फायदा मिलेगा क्या आपको, और कैसे मिलेगा? वो ऐसे है कि आपने देखा होगा अक्सर कि एक जो है कोई चौक है, किसी भी शहर का, किसी भी बाजार का, किसी भी मार्केट का, और वहां पे काफी सारे फ्रूट वाले बैठे हैं। उसमें एक बंदा सिर्फ तरबूज का पूरा ट्रक उतारा, उसने सिर्फ तरबूज बेच रहा है। एक शख्स सिर्फ आम बेच रहे, एक शख्स सिर्फ केले बेच रहे। एक बंदे के पास उसी चौक पे, उसी चौराहे पे जो है कि मिक्स फ्रूट है, आम भी है, केला भी है, सेब भी है, अंगूर भी है, जो भी उस वक्त के सीजन की जो
फ्रूट्स हैं वो तमाम उसके पास 8-10 हैं। आप गौर करेंगे तो जो तरबूज वाले ने पूरा ट्रक उतारा हुआ है जो कि 10-12 हज़ार केजी में वेट होता है, वो 2 से 3 दिन में उसको खत्म करेगा, दूसरा ट्रक मंगाएगा, उसको खत्म करेगा, तीसरा मंगा रहा होगा, 2-3-4 दिन का उसका ट्रक जो है ना मिलता रहता है। और जो केले बेच रहे हैं, सिर्फ केले बेच रहे हैं, उसकी 40-50 लुंगर कह लें, पेटी कह लें, एक सूझी पे या रेड़े पे लगी हुई, वो सुबह से शाम तक उसको सेल कर देता है आसानी से। कोई थोड़ा बहुत बच जाता है तो बच जाता है, अगले दिन उसको दूसरे माल में मिक्स करता है, लेकिन वो अपना 90-95% माल बेच चुका होता है। और आम वाला भी ऐसे ही, अगर उसने सूजी ठेला 50-60 पेटी लगाया हुआ है तो वो भी शाम तक उसको तकरीबन सेल कर देता है। अब क्या है कि दूसरा जो मिक्स फ्रूट वाला है वहां पे बैठा हुआ, उसके पास कोई आधी पेटी है, कोई 5 किलो है, कोई माल 10 किलो है, कोई 20 किलो है। तो वो शाम तक पूरा जोर लगा के अपने माल का 10-20% भी सेल नहीं कर पाता है। बहुत मुश्किल है कि 20% माल सेल करे, वरना 5%, 10% सेल होती है। क्यों? आखिर क्यों, सवाल यहाँ पैदा होता है कि क्यों? जबकि दूसरा ट्रक निकाल रहे तरबूज का, और उसके पास 1,000 1,500 एक 1,000 1,500 मन माल है उसके पास, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे जो बेच रहा है, सेल कर रहा है, उसके पास कुछ केजी है जब, तो वो सेल नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली बात कि जो मिक्स फ्रूट सेल कर रहा है, उसकी सबसे पहली जो गलती होती है ना, वो ये होती है कि उसका सोच होता है कि यार ये मैं 10 आइटम रखूंगा तो इसमें खरीदार आएगा और कुछ ना कुछ खरीद लेगा। तो जब वो उसने कहा कि खरीदार कुछ ना कुछ खरीदेगा, तो समझे कि उसका काम फिर चलना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेल्स की फील्ड में, मार्केटिंग में, के अगले के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं कर सकते हैं, किसी अगले बंदे पे आसरा नहीं कर सकते कि ये आएगा और खुद मुझसे खरीदेगा, ले जाएगा, मैं बैठ के बस बेच रहा हूँ। ये इस तरह का बंदा सेल्समैन कम से कम नहीं हो सकते, बाकी कुछ भी हो जाए। जैसे हमारे सिंधी में, बलोची में या बहुत सारी जबानों में कहावत है कि कहते हैं कि बंदूक किसी और की कंधे पे नहीं चलती। तो ये वो काम हो जाएगा फिर कि आपने बंदूक अपनी रस्सी दूसरे के हाथ में दे दी कि यार वो कुछ खरीद ले, ठीक है। जबकि दूसरा जो बंदा जिसने 10-15 हज़ार मन जो है, 10-15 हज़ार केजी उसने तरबूज उतारा हुआ है कोई, तो उसका ख्याल होता है यार सीजन है 4 महीने की तरबूज की, और मैंने इसको 3 दिन में अगर सेल कर दिया तो महीने में मेरे 30 ट्रक निकलेंगे, और मैं 4 महीने में 100 ट्रक 120 ट्रक इसमें का सेल कर जाऊंगा, और बाकी के महीने जो है ना सो उनसे 2-1 महीना छुट्टी करूंगा, आराम करूंगा, फिर अगला सीजन जो ना आम या कोई और से फिर स्टार्ट करूंगा। तो इस तरह की उसकी कोशिश होती है, उसकी टारगेट होती है कि मैंने माल ये जो है 2 से 3 दिन में हर सूरत में खत्म करना है, इसको बेचना है, ताकि मेरा दूसरा माल आए। उसके लिए वो स्पीकर भी लगाएगा, उसके लिए वो आवाज भी लगाएगा, उसके लिए वो चीखेगा, चिल्लाएगा, शोर मचाएगा, रात को भी वहां पे सोया पड़ा हुआ होगा, दिन में भी गर्मी में वहां पे पड़ा हुआ होगा, किसी को काट के वो तरबूज दे रहा होगा, किसी को कहेगा कि साबित आप ले जाओ 100 रुपये में, किसी को कहेगा कि गारंटी इसकी नहीं है, किसी को कहेगा कि 200 रुपये का दाना ले लो, आपको मैं काट के भी दूंगा, अगर खराब निकला तो माल मेरा। और किसी को वो बेच रहा होगा इस तरह की कि भाई आपको मैं 100 रुपये केजी काट के दूंगा गारंटी के साथ। कुछ ही ऐसा रखा होगा कि ये 50 रुपये का दाना है, ले जाओ, ये अगर कच्चा निकला भी आपका, पका निकला भी आपका, वो जोर लगाएगा, अपना शोर मचाएगा, अपना चीखेगा, चिल्लाएगा, कोशिश करता है कि मैं 3 दिन में, नहीं तो 4 दिन में अपना ट्रक खाली कर दूं। तो एक आइटम से एक ये होता है, ठीक है। और दूसरा एक आइटम रखने का, कम आइटम रखने का फायदा ये है कि वो जब बल्क क्वांटिटी में माल लाता है तो डायरेक्ट मंडी से लाता है। मंडी से भी नहीं लाते, वो बागात से लाते हैं। जैसे कन्फेक्शनरी के आइटम में लोग फिर होलसेल से अपने एरिया की
मार्केट से नहीं लाते हैं, अगर बल्क क्वांटिटी में एक आइटम होगी आपकी, तो वो आपकी डायरेक्ट कंपनियों से आएगा। जब आप कंपनी से खरीदेंगे तो आपको बहुत सस्ता मिलेगा। आप फ्रूट बागात से खरीदेंगे तो आपको बहुत सस्ता मिलेगा। जब आप बहुत सस्ता खरीदेंगे तो आप बहुत सस्ता बेच भी सकते हैं। और ये हकीकत है कि बिकता वही है जो सस्ता है, सस्ता ही बिकता है। जी हाँ, ये सच है, सस्ता बिकता है। आप खुद चले जाएं मार्केट में, आप खुद चले जाएं बाजार में, किसी में देखें, आपको अगर एक सूट कहीं 1500 रुपए का मिल रहा था या मार्केट में 1500 रुपए का है, और आपने ना ईद है ना कोई त्योहार है, आपने नहीं खरीदना है, वो सूट आपको अगर 1000 रुपये में मिल जाए तो आप फौरन खरीदेंगे। वही सूट आप समझते हैं 1500 के 800 में मिले तो आप फौरन खरीदेंगे। आपको अगर लगता है ये 1500 वाला सूट मुझे 500 में मिल रहा है, तो यकीन जाने आप 4-5 सूट ले आएंगे। मैं खुद ऐसा करता हूँ, हर कोई ऐसा करता है, ये इंसानी फितरत है। अगर आपको जूते मिल जाए, आपको जरूरत नहीं, सस्ते मिल रहे हैं, आप लेके आएंगे। आप फ्रूट खरीदने जाए, जहाँ पे 100-150 रुपए का दर्जन केला चल रहा है, और जो है अभी 100 के 2 दर्जन मिल रहे हो, तो आप 4 दर्जन ले आएंगे। सस्ता ही बिकता है। तो आप जो चीज सस्ता खरीदेंगे तो सस्ता बेच सकते हैं। तो बल्क क्वांटिटी में जो एक आइटम पे 2 आइटम पे काम करता है, उसकी रसाई, उसकी पहुंच बागात तक, फैक्ट्रियों तक और दीगर शहरों तक, दीगर ममालिकों तक हो सकती है, क्योंकि वो बल्क क्वांटिटी में खरीद रहे हैं ना, तो उसको सस्ता मिलेगा और सस्ता बेच सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है इसमें। तो ये दो चीजें हो गई कम आइटम बेचने के फायदे। तीसरी फायदा तीसरा फायदा अ, ये है कि आपको भी इस चीज का अंदाजा होगा, अगर आप शॉप टू शॉप विजिट कर रहे हैं या होलसेल डीलरों को माल दे रहे हैं जाके, तो आपको भी अंदाजा होगा कि मैंने आज, जैसे मसलन आपने सलेंटी ले जाने हैं, पापड़, तो आपको मालूम होगा कि यार मैंने इस एरिया में ये रूट किए मैंने, और मैंने ये 2 दिन 3 दिन पहले गया था, मैं आज जाऊंगा तो यहाँ पे 10 दर्जन माल बिकेगा, 20 बिकेगा, 30 बिकेगा। तो ये आपका एक टारगेट सेट होता है, और आपका वहाँ जाना अ, वक्त और फ्यूल का वेस्टेज नहीं होता है। जबकि आप मिक्स आइटम ले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ इसमें बिकेगा क्या नहीं बिकेगा। और दूसरा ये भी फायदा होता है कि जो दुकानदार है उसके भी, आप जब कम एक मखसूस आइटम ले जा रहे हैं और बहुत सही मुनासिब रेट पे ले जा रहे हैं, तो आप हमेशा शॉपकीपर के जहन में बसोगे, और वो याद रखेगा कि ये हबीब साहब जो है, ये बोधिया इनके जो सेल्समैन हैं या ऑर्डर बुकर है, ये जुमेरात की जुमेरात आते हैं, या जुमेरात और बुध आता है, या ये बंदा संडे टू संडे आता है, तो उसको भी याद रहेगा। और दुकानदार भी हमेशा खरीदारी जो करता है ना, वो अपने पैसे को देख के उस हिसाब से करता है, और वो पैसा उसके लिए ही बचा के रखता है जो उसके पास एक प्रॉपर वक्त टाइमिंग के साथ बंदा आता है, और उसके पास एक मखसूस आइटम होता है। तो जैसे हम लोग घर के लिए कोई चीज़ खरीदते हैं कि क्या चीज़ हमें आज परचेजिंग करनी है, आज क्या पकाना है, तो हम अपने बजट को देख के उस हिसाब से खरीदारी करते हैं। दुकानदार भी, शॉपकीपर भी हमेशा वो अपने बजट के हिसाब से चलता है, और वो याद करके चलता है कि मैंने कौन सा बंदा आज आएगा और उससे मैंने क्या चीज़ खरीदनी है। ठीक है। और दूसरा, दुकानदार जो है इसमें अ, मखसूस लोगों से खरीदारी करते हैं। जैसे कि मैं हूँ या आप हो, हम सब भी, अगर हमारे पड़ोस में परचून के कोई 50 दुकानें हैं, तो हम लोग मखसूस कई सालों से, आप नोट करेंगे ना, एक दो दुकान से खरीदारी कर रहे होंगे। कभी कभार आपने छोड़ दिया उसको, तो फिर छोड़ दिया, फिर आपने किसी और के पास लग गया, फिर सालों साल तक उससे खरीदारी करेंगे। तो एक जगह से दूध ले रहे हैं आपका है, चाहे आप से थोड़ा दूर भी है, तो लेकिन आप दूध लेने वहां जा रहे हैं। सब्जी ले रहे हैं, करीब की शॉप छोड़ के दूर से भी जा रहे हैं। क्यों? उसमें कोई वजूहत होंगे, आपको उसकी सब्जी ताज़ी मिलती होगी, आपको वहाँ से सब्जी सस्ती मिलती होगी,
आपको वहाँ पे सभी प्रॉपर सारे आइटम में मिलते होंगे। ठीक है, दूध आपको अच्छा खालिस ताज़ा मिलता होगा, भले 1-2 रुपए कम या ज़्यादा होगा या आपको सस्ता मिल रहा होगा, कोई वजूहत आपको लग रही होगी। हालाँकि दूसरे बंदे फिर वो कहेंगे कि नहीं हमें वो बंदा सही लग रहा है, वो वहाँ से खरीद रहे होंगे। तो हर आदमी का, इंसान का फितरत इसी से जुड़ता है। तो उस हिसाब से आप उससे खरीदारी करते रहेंगे, करते रहेंगे। कभी आपने फिर नई जगह से खरीदारी कर ली, 1-2 दफ़ा तो फिर आपने उसको छोड़ दिया, फिर सालों तक यहाँ से खरीदारी कर रहे हैं। ठीक है? तो शॉपकीपर भी जब एक बंदा सेल्समैन उसके पास आ रहे हैं, उसको माल दे रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं। आपने उसने तो माल खरीदना है, उसने तो दुकान रोज़ चलानी है, उसने तो रोज़ सेल करना ही करना है। उसने तो हर सूरत खरीदारी करनी है, सारे आइटम रखने ही रखने हैं। अब वो उसके अंदर आपने अपनी जगह बनानी है। आप जब प्रॉपर टाइमिंग से उसके पास जाएँगे और अच्छे रेट देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला फिर बाकी कोई चीज़ ऐसी रहती नहीं है कि आपके कारोबारी में तरक्की को रोके। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तकरीबन आधे घंटे से ऊपर चली गई है, इतनी बड़ी वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ। आज तो तबीयत भी सही नहीं है, खाँसी भी हो रहा था, इसलिए बार-बार वीडियो को रोक ही रहा था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल आपका बनता हो, तो आप मुझे इनबॉक्स में कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरा मकसद ये नहीं होता है कि आप बस मुझसे ही खरीदारी करें। इंशाअल्लाह ताला आप किसी से भी ये चीज़ें अगर समझ के इस तरतीब को अगर बिज़नेस करते हैं, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और मज़ीद वीडियो देखते रहें। और अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ना लगे तो ना करें। और इसलिए करें कि आपको अगर बिज़नेस करना है, पॉजिटिव बिज़नेस करना है, तो तब सब्सक्राइब करें। अगर आपने बिज़नेस नहीं करना है, तो अपना वक़्त ज़ाया ना करें। लोग वीडियो में कहते हैं सब्सक्राइब करें। भाई फ़ायदा तो हो ना हो, वक़्त क्यों बर्बाद कोई करे? मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका कोई वक़्त मेरे वजह से बर्बाद हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।